हेलो व्यूअर्स, देखते हैं क्लास 10th मैथ में अब की बार आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं। ठीक है ना। और मैंने लिया है एक पेपर जो पिछले साल का है। इसमें से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो नहीं आने वाले हैं, हम उनको देखते हैं। अच्छा, उसके पहले ये है क्या कि यहाँ पे जो निर्देश है ना, इस निर्देश में आपको एक चीज़ और मिलेगी। क्या? इसमें देखिए आपके 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। 7 पॉइंट में हो सकता है 1-2 पॉइंट और बढ़ाया जाए, जिसमें आपको ये उसमें लिखा होगा कि मास्क और सैनिटाइज़र आप क्या कहते हैं सेंटर पे ज़रूर लेकर आइए। ठीक है ना। तो आप उसको ज़रूर लेकर जाइएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन थे उसमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आएंगे और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। ठीक है ना। ये आपके विकल्प हैं। ठीक है ना, विकल्पी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो मतलब 1 से लेकर 15 तक की जो सम संख्याएं, 1 से 15 के बीच में जो सम संख्याएं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1 से 15 तक, मतलब 1 और 15 भी उसमें है, लेकिन 1 और 15 तो आपकी सम संख्या होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो क्या होगी, तो आपकी जो संख्याएं होंगी, जो सम संख्याएं हैं वो क्या होने वाली हैं, देखिए यहाँ पे जो सम संख्याएं हैं वो आपकी होंगी क्या। पहली है सवाल, पहले का है क्या है, देखिए 2 हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है ना। तो ये सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली है, इसलिए ये सम संख्या है। ठीक है ना। तो हमको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और बटे में जो जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है ना, उनको गिनकर नीचे लिख देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 हैं। ठीक है ना। अब देखिए इनको हमको जोड़ना है, जोड़ के हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 7 से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। तो देखिए इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56/7। अब ये 7 × 9 7, 7 8 56, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। तो देखिए यहाँ पे समांतर माध्य आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं खा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा। देखिए इस प्रकार की सवालों को हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन a बराबर 4/5 खा है, ये आपका कह रहा है कि साइन a बराबर आपका कितना है, 4/5 है। ठीक है ना। तो tan a का मान पूछ रहा है, तो tan a बराबर हम कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए देखिए सबसे पहले इस प्रकार की सवालों में करते क्या है, एक त्रिभुज तुरंत बना लेते हैं। ठीक है ना, एक त्रिभुज। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ठीक है ना। तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या हो जाएगा 4 और कर्ण आपका हो जाएगा 5, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हुआ 4 और कर्ण क्या हुआ 5। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पे हम आधार निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, क्या होता है पाइथागोरस का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या है भाई, ये आपका कर्ण है, तो 5 25, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब 4 × 16 प्लस में आधार, अगर इसको a b c मान लें तो क्या हो जाएगा, bc का स्क्वायर। अब देखिए 16 की इधर भेजेंगे तो 25 में से 16 घट जाएगा, तो कितना आएगा 9 बराबर bc का स्क्वायर। अब देखिए दोनों बच्चों का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 3 बराबर bc। तो bc का मान कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है tan a, ठीक है ना, अगर ये हम कोण माने a, ठीक है ना, देखिए इस कोण के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया गया था। ठीक है, तभी ये आपका लंब था, ये आपका आधार था। ठीक है, अगर इस कोण के अकॉर्डिंग करते तो ये आपका लंब होता और ये आपका क्या हो जाता, ये आपका लंब होता, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण होता। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan a कह रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे आधार, LAL/KKA। ठीक है ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, जब इसको पलटेंगे तो कॉट सेक कॉसेक हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा 4/3, तो आपका tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है, ठीक है ना,
तो सी का मान होगा। तो सी का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, गा है, कह रहा है कि 2x² प्लस सॉरी माइनस है, माइनस में 8x प्लस में c बराबर 0। कह रहा है कि c का वह कौन सा मान यहाँ पे रखें, कौन सा अंकों में, ठीक है ना, कौन सा मान रखें कि ये आपका जो मूल आए वो दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब वो मूल बराबर होने चाहिए दोनों के दोनों, क्योंकि ये द्विघात है, दो मूल आएगा, ठीक है ना, और दोनों मूल इक्वल हो। तो हम कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं विभक्तिकर क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं विभक्तिकर। और जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो विभक्तिकर क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना वो एक फार्मूला है श्रीधराचार्य का, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है ना। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर b² माइनस 4ac बराबर ये अगर पार्ट 0 हो गया तो क्या आएगा, -b/2a, और x बराबर आएगा -b/2a। लेकिन केवल x बराबर -b/2a नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि द्विघात है तो दो मूल आएगा, तो लेकिन दोनों के दोनों मूल क्या आएंगे, -b/2a ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे देखिए b के स्थान पे क्या है, -8a है, सॉरी -8 है, तो कितना आएगा, -8 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 4 इंटू ए क्या है, 2 है, इंटू सी क्या है, सी ही है, बराबर 0। तो देखिए -8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है ना, -4 दूनी 8c बराबर 0। अब देखिए इसको उधर भेज दें कितना आएगा, 8c बराबर ये आपका 64 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा 8 8 64 8, मतलब क्या आएगा, c का मान 8 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, c का मान 8 हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। अगली सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, घ में कह रहा है बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, आपका ये घ है, ठीक है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या दिया, -2 और -2 10। तो अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालें तो देखिए क्या होगा, -2 क्या दिया है, -2 6 और -2 10। अब एक काम करते हैं, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो देखिए होगा क्या, होगा x1 प्लस x2 मतलब -2 और कामा y1 प्लस y2 करें कितना आएगा, 6 + 10/2, ठीक है ना। देखिए -2 कितना 4, माइनस में 4/2 मतलब -2, और 10 6 16/2 2 8 16 -2 8 आएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए अंगा, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका वृत्त का है, तो ये क्वेश्चन अब की बार आएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका देख लीजिए सोल्यूशन क्या होगा। देखिए क्या लिखा है कि आकृति में यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर क्या होगा, ठीक है ना। उसने ये वाला कोण दे दिया है, ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए पहले कि यहाँ पे ये जो TP है और ये जो TQ है, ये दोनों क्या हैं, इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। मतलब बिंदु P को, ये जो TP रेखा है ये बिंदु P से होकर जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, ठीक है ना। और केंद्र से जब P पर हम एक रेखा खींचते हैं, मतलब स्पर्श बिंदु पर जब हम क्या कहते हैं एक रेखा खींचेंगे, तो ये और स्पर्श रेखा के बीच में, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो इधर और इधर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो ये 90 90 कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए इधर 90 90 हो गया, 180 हो गया, और यहाँ पे ये कोण O 110 है, तो यहाँ पे कोण D का मान ज्ञात करना है। और ये आप देखिए थोड़ा ध्यान से, OPTQ एक चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब देखिए यहाँ पे 90 90 180 ये हो गया, और इधर भी इसका भी योग क्या होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 110 ये हुआ, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये आपका 70 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। देखिए लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए सवाल नंबर
पहले की चा पार्ट है, ठीक है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये आपका लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, ये आधार है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, गोल गोल दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा से क्या कहते हैं दीर्घवृत्ताकार दिख रहा है, लेकिन ये गोल ही होता है क्योंकि 3D में होगा, ठीक है ना, लंबवृत्तीय बेलन। तो नीचे क्या है, ये गोल गोल है, मतलब एक गोल वृत्त है, ठीक है। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल, मतलब इसके बेस का आधार का क्षेत्रफल क्या है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और उसने दे दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ही मैंने लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, और उसने दे दिया कि क्षेत्रफल जो है कितना है, 9 पाई है, ठीक है ना। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-3। लेकिन माइनस में तो कोई भी डिस्टेंस होती नहीं है, निरपेक्ष मान के लिए माइनस निगलेक्ट किया जाएगा, केवल पॉजिटिव लिया जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r का मतलब 2 × 3 मतलब 6, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि वो व्यास पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB तथा CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं, ठीक है ना। ये देखिए फिगर भी बना है, ठीक है। यदि CE 4 सेंटीमीटर और ED 2 सेंटीमीटर, तो AE क्रॉस EB का मान ज्ञात कीजिए। मतलब AE और EB इन दोनों का मान ज्ञात करना है, दोनों का मान मतलब मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये वृत्त का है, तो ये वाला भी अब की बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अच्छा हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है ना, वृत्त में जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जो दोनों खंड बनते हैं, दो 4 खंड, दो जीवाएं 4 खंड में विभाजित होती हैं, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक जीवा 2 खंड में, ठीक है ना, 2 जीवा है इसलिए 4 खंड में। तो जो चारों खंड होते हैं ना, दोनों के मल्टीपल, एक जीवा के दोनों खंडों का मल्टीपल बराबर दूसरे जीवा के दोनों खंडों का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा AE × EB, AE × EB क्या हो जाएगा, जो आपका CE × ED है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे, ये आपका है दूसरे का है, दूसरे का है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CE × ED बराबर AE × EB, ठीक है ना। देखिए CE क्या है, CE उसने 4 सेंटीमीटर दिया है और ED उसने 2 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना हो जाएगा, AE क्रॉस EB बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, AE क्रॉस EB, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, AE क्रॉस EB का मान, यही मान पूछ रहा था। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरे का है, कह रहा है कोसेक 42 डिग्री डिवाइडिंग बाई सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में लगभग आंसर हमेशा एक ही आता है। वो कैसे आता है उसका रीजन देखिए, खा, ये आपका क्या है, खा, तो खा वाली लगाते हैं इसकी, खा, दूसरे की खा है, क्या है, कह रहे कोसेक 42 डिग्री डिवाइडिंग बाई सेक 48 डिग्री, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करें, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम कोसेक 42 डिग्री को ऐसे ही रहने दें और अपान सेक 48 को क्या लिख दें, 90 - 42, देखिए 90 में से 42 जाएगा, 48 ही आएगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सेक 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 42 डिग्री, ठीक है ना, कोसेक 42 डिग्री डिवाइडिंग बाई, ये क्या हो जाएगा, कोसेक सेक 90 - थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक 42 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, आंसर 1, ठीक है ना, हमेशा। अच्छा इसको उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पे कोसेक 90 - 48 कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि 90 - 48 = 42 होगा, तो ठीक है ना, फिर भी आंसर एक ही आएगा। तो इन सवालों में लगभग यही होता है, हमेशा एक ही आंसर आता है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर गा में क्या है, कह रहा है कि चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश मतलब ये आपका चतुर्थांश ही है, ठीक है ना। OP
बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका एक क्या बना है, ये आपका एक चतुर्थांश कह लें या वृत्त का एक खंड जो निकला है, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। ठीक है ना। देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ये, यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे ये जो फिगर बना है ये फिगर कैसे बनेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर ये वृत्त है, ठीक है ना, यहाँ से हमने क्या किया, एक त्रिज्या ये खींच ली, दूसरी त्रिज्या ये खींच ली। अब थोड़ा सोचिए, ये चीज़ है। अब ये चीज़ जो आपको दिख रही है ये क्या है, अगर इसको बाहर निकालें तो कुछ ऐसे ही तो बनेगी, ये गोल गोल। ठीक है ना, यही तो है ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला हम लगा सकते हैं और फार्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी में उसने एक क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ठीक है ना, और वर्ग को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करेंगे क्या कि पूरे त्रिज्यखंड का, इस पूरे का एरिया हम निकाल लें और इस वर्ग का जो एरिया है इसको घटा दें, आंसर। ठीक है ना, देखिए हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, या की है दूसरे की सवाल नंबर 2 की गा है। देखिए हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गा। हम जानते हैं जो आपका त्रिज्यखंड होता है, हमको क्या करना था, हमको यही करना था कि त्रिज्यखंड का पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है ना, और उसके बाद इस वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा दें। और ये जो वर्ग है उसकी भुजा क्या है, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है तो सारी भुजाएं क्या होगी, 20 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्ग है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यह आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, एंगल कह रहा है। तो यहाँ पे एंगल आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एंगल क्या होता है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो एंगल बना होता है उसी को हम यहाँ पे थीटा के स्थान पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो कोण बना है वो 90 का है। क्यों, क्योंकि ये आपका जो वर्ग है, वर्ग की वजह से हम बता सकते हैं 90 है, अदरवाइज नहीं बता सकते थे, लेकिन वर्ग की वजह से हम 90 बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग की जो सारे कोण होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 360 डिग्री इंटू, अब देखिए यहाँ पे हम पाई का मान रख भी सकते हैं और ना रखें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई का मान हम रख ही देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, पाई का मान अगर हम ले लें क्या, 3.14, और उसने शायद कहा नहीं है, आप देखिए कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले लीजिए या 22/7 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आर का मान क्या है, आर का मान आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना, आर का मान आप कैसे निकालोगे, तो आर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, आर का मान निकालने के लिए हमको ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है और यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस वो क्या होगा। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम सर्वप्रथम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे क्या खींच दें, एक क्या कहते हैं वो विकर्ण खींच दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक वर्ग है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने जो ये फिगर बनाया था ये क्या था, ये आपका त्रिज्यखंड था, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे ये एक वर्ग है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही तो इस त्रिज्यखंड का क्या होगा, रेडियस होगी। ठीक है ना, वही तो रेडियस होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये भी आपका 20 ही है। तो देखिए, और ये आपका 90 है, तो अगर इस त्रिभुज में हम क्या लगा दें, हम इसमें लगा दें पाइथागोरस, तो क्या आएगा, कर्ण।
भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 20 बिसहम्मा 400 और प्लस में 20 बिसहम्मा 400 और अंडर रूट कर दें तो ये वाला हमारी माप आ जाएगी। 400 400 कितना 800, ठीक है ना। अच्छा अंडर रूट 800 को हम क्या लिख दें 100, देखिए 100 8 गुणे 100 मतलब 10 बाहर हो जाएगा और 8 भी है तो 8 को अगर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2, 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 20 अंडर रूट 2 इसकी रेडियस आएगी। तो उसने क्या कहा है रेडियस का स्क्वायर, तो अगर 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये हो जाएगा 800 ही होगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा माइनस में 400, 400 क्यों भुजा स्क्वायर, ये जो आपकी भुजा है वर्ग की भुजा वो 20 है तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर मतलब 400। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 कम 9 चौक 36 4 हो जाएगा और 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाएगा 200 और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं अगली सवाल। घ में क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप ध्यान से, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है पासे में आप थोड़ा सोचिए क्या क्या होता है। पासे में 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 होता है और 6 होता है। और अभाज्य संख्या क्या होगी फिर, अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी 3 होगी 5 होगी, बस केवल 2 3 5, बाकी ये क्या है ये तो भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या और एक नहीं हो सकती। तो कितना आएगा 1 2 3, 3 है, 3 अनुकूल स्थितियां हैं और कुल स्थितियां 6 हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल स्थिति अपान कुल स्थिति। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या कहते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हम मान लें कि PE है, ठीक है ना। तो क्या आएगी अनुकूल स्थिति कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बटे कुल स्थिति कितनी है 6, तो 6 3 एक कम 3 3 दूनी 6 मतलब 1 बटे 2, ठीक है ना। जबकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार नहीं आने वाला क्योंकि प्रायिकता हट चुकी है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का पार्ट नंबर 1 का क्या कह रहा है द्विघात समीकरण इतने को हल कीजिए, हमको इसको हल करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ये सवाल है क्या है ये तीसरी की का है, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसने कुछ नहीं कहा है तो हमको सॉल्व करना है तो हम सीधा श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। तो क्या आएगा भाई x बराबर माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, c आपका माइनस में तो माइनस माइनस c प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2a मतलब 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए 4 अंदर जाएगा 4a और माइनस में 4b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट जाएगा तो 4a स्क्वायर बचा। 4a का स्क्वायर जब अंडर रूट के अंदर है तो अगर इसको हम बाहर करें कितना आएगा माइनस 2b प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 2a डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस a, x बराबर होगा, ठीक है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा x बराबर माइनस बी माइनस ए और दूसरा हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, तो ये x का मान आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर खा क्या कह रहा है, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है, ठीक है ना, और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आपकी खा है, सवाल नंबर खा है, तो यहाँ पे खा देख लीजिए। अब देखिए रमेश के जीतने की प्रायिकता कितना है 1/6 है, ठीक है ना। अगर हम रमेश के जीतने की प्रायिकता को मान लें PA या PA मान लेते हैं तो क्या हो जीतने की प्रायिकता 1/6 है और उमेश के जीतने की प्रायिकता 1/8 है और उमेश को हम मान लें क्या PB तो इनका 1/8 है। तो देखिए क्या कह रहा है दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, तो हम कैसे करेंगे दोनों के न जीतने की प्रायिकता PE मान लेते हैं, जो प्रायिकता है न जीतने की प्रायिकता वो क्या है PE। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए 1 माइनस
अगर 1 माइनस करते हैं और दोनों के जीतने की प्रायिकता लिख दें तो क्या हो जाएगा, दोनों की ना जीतने की प्रायिकता। मतलब पी ए डैश का मतलब क्या हुआ, मतलब पी ए के न जीतने की प्रायिकता, मतलब रमेश की, मतलब इसके न जीतने की प्रायिकता, और का मतलब गुणा। अगर यह होता तो प्लस होता, लेकिन और है तो मतलब ए नहीं है और बी भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दें, सॉरी यहाँ पे नहीं का मतलब नहीं है, यहाँ पे है, मतलब पी ए के जीतने की प्रायिकता और पी बी के जीतने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पे डैश कर देते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 1 माइनस पहले हमने किया है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के भी, मतलब रमेश के भी जीतने की प्रायिकता और उमेश के भी जीतने की प्रायिकता, दोनों प्रायिकता हैं। तो मतलब इसमें ये पी ए इंटू पी बी का मतलब क्या हुआ, रमेश भी जीतेगा और उमेश भी जीतेगा। लेकिन जब हमने 1 माइनस कर दिया तो मतलब ये हुआ कि कोई नहीं जीतेगा अब, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान से, 1 माइनस 1/6 इंटू 1/8, तो कितना आएगा, 1 माइनस 48 और इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 48 माइनस 1 मतलब 47/48, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर का, जबकि ये आपका ये वाला प्रश्न आपके पेपर में अब की बार नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली सवाल क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालें। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालने के लिए देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, हम ये सवाल आपकी है सवाल नंबर गा, हम मान ली कि एक त्रिभुज आपका ये है, ठीक है ना, एक त्रिभुज आपका ये और दूसरा त्रिभुज ये है, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। ये आपका हो गया ए, ये बी, ये सी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोनों का परिमाप दिया गया है, हमको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, और उसने ये भी कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, और भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। मतलब क्या हुआ कि ए बी बटे हम पी क्यू लिख सकते हैं, बराबर बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती भुजाएं, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अच्छा देखिए, ये हम बट्टे में लिख सकते हैं, और अब आप सोचिए ये किसी न किसी के बराबर, जैसे मान लीजिए कि ए बी भुजा की माप 2 होती और पी क्यू की 4 होती, तो क्या 2/4 लिखते कि नहीं, तो 2/4। अब इसको सॉल्व करते कितना आता, 1/2 आता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, इनका भी जो भी अनुपात होगा एक ही होगा, इसका इसका इसका, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो एक ही अनुपात आएगा, ठीक है ना। तो उसको मान लेते हैं जो अनुपात आएगा वो क्या है, x है। बात समझ में आई। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ए बी बराबर, अगर हम इसको और इसको लें तो क्या आएगा, ए बी अपान पी क्यू बराबर एक्स, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी क्यू। इसी प्रकार जब इसको और इसको लेंगे तो कितना आएगा, बी सी बराबर एक्स क्यू आर, और इसी प्रकार जब इसको लेंगे तो क्या आएगा, ए सी बराबर एक्स पी आर, ठीक है ना। अब देखिए उसने परिमाप दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे परिमाप पे काम करते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, बायां पक्ष बाएं से जुड़ जाएगा, दायां पक्ष दाएं से जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर, देखिए ये सब जुड़ेंगे राइट हैंड साइड, तो सब में एक्स एक्स, तीनों में एक्स है तो काम में ले लें, तो कितना आएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में पी आर। अब आप ध्यान से देखिए कि जो परिमाप होता है, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब ये है कि तीनों भुजाओं की माप को जोड़ लेना ही परिमाप कहलाता है। तो देखिए ए बी सी त्रिभुज में का परिमाप क्या कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना दिया है उसने दिया है 40 सेंटीमीटर, एक का 40 दूसरे का 60, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और देखिए इसी प्रकार अगर दूसरे त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे कितना आएगा
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में पी आर, सॉरी प्लस में पी आर बराबर कितना आएगा 60। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों का मान अगर यहाँ पे हम रख दें तो कितना आएगा, ये आपका 40 हो जाएगा बराबर x, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, तो ये 60 मल्टीप्लाई में, अब 60 को इधर भेज दें तो कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 40/60, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो मतलब क्या है, x बराबर 2/3। मतलब ये जो भी अनुपात है, ये जो भी अनुपात लिखा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सारे अनुपात 2:3 के अनुपात में ही आएंगे, मतलब सारी भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है। तो देखिए हम जानते हैं क्या होता है, अगर कोई दो समरूप त्रिभुज हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडिंग बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, क्या होता है, फार्मूला होता है दोनों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जो दोनों त्रिभुज का एरिया होता है, उनका जो अनुपात होता है एरिया का, वो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, या ये हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए AB/PQ का होल स्क्वायर, या BC/QR का होल स्क्वायर, या AC/PR का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात का होल स्क्वायर ही उन दोनों त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए AB ये जो अनुपात है, ये अनुपात 2/3 है, ये जो भी अनुपात है 2/3 है, ये जो अनुपात है वो भी 2/3 है, तो मतलब सारे अनुपात हैं। तो काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख लें क्या, BC/QR का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला है, ठीक है ना, BC/QR का जो अनुपात होगा उसका होल स्क्वायर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए BC/QR का मतलब क्या है, 2/3, क्योंकि BC/QR x के बराबर था, तो मतलब ये क्या, यहाँ पे क्या होगा 2/3 का होल स्क्वायर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4/3 मतलब क्या हुआ, 4:9 के अनुपात में ये क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब देखिए दो बिंदु दिया गया है, सवाल नंबर घ है, देखिए घ कैसे करेंगे, सवाल नंबर घ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 इकाई है, ठीक है ना, 10 मात्रक है। ये आपका P है, इसका निर्देशांक 2, -3 है, और ये आपका Q है, इसका निर्देशांक 10, y है। अब क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, किसका मान ज्ञात करना है, y का मान। ये देखिए y का मान पूछ रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए, ये दोनों बिंदु हैं, बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक हम कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान से करेंगे क्या, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d जो होगी वो क्या होगी, अंडर रूट होती है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब d बराबर उसने 10 दे दिया है, तो 10 बराबर कितना आएगा, अंडर रूट, तो यहाँ पे कितना आएगा y2 अगर इसको मान लें, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो कितना आएगा y2 - y1 कितना था, -3 था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस में x2 कितना 10 -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दें, कितना आएगा 10 और ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64, ये आपका हो जाएगा 64, और ये प्लस में। अच्छा, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, 100 - 64, 100 - 64 का मतलब कितना होता है, 64 6 70 36 हो जाएगा, तो ये 36 बराबर कितना आएगा y+3 का होल स्क्वायर। दोनों बच्चों का फिर से अंडर रूट ले लो, कितना आएगा 6 बराबर y+3, और ये 3 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, y बराबर कितना आएगा 3। जब y बराबर आपका 3 हो गया तो सीधी बात है, यही क्वेश्चन यही पूछ रहा था, y का मान ही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना क्या है, संरेखीय है। संरेखीय का मतलब क्या होता है, अगर 3 बिंदु हैं तो 3 बिंदु कैसे हो सकते हैं, या तो एक रेखा में हो सकते हैं, या तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ऊपर नीचे होंगे और तीनों बिंदु को जो हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा,
ठीक है ना। लेकिन अगर एक रेखा में है और उनको मिलाएंगे तो एक रेखा ही बनेगी, क्योंकि एक सीध में ऐसे ऐसे ऐसे, अब तीनों को मिलाएंगे तो ये रेखा बनेगी। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे, तो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक वहाँ होता है, तो देखिए अब इसको अगर मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दें इस सवाल में इस सवाल में क्या कर दें, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदु दिया गया है, अगर क्षेत्रफल निकालें इस तीनों बिंदुओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये संरेखीय बिंदु हैं, इससे तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल आएगा नहीं, तो 0 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो लगाते हैं वही क्षेत्रफल वाला फार्मूला, ठीक है ना। तो देखिए सवाल नंबर 4 की का है, और उसमें क्या कहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। यदि बिंदु इतना 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 क्या है, संरेखीय है, ठीक है ना। देखिए फार्मूला क्या होता है, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, 3 बिंदु थे, तीनों बिंदु क्या है, ठीक है ना। ये आपका है एक्स वाई, आपका ये एक्स वाई है। ये वाला बिंदु कितना है, ये वाला 1,2 है, और ये आपका 7,0 है, ठीक है ना। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी बिंदु है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज तो बना ही नहीं है तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। और फार्मूला लगाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1/2 को उधर भेज दें तो वो तो 0 हो गया। अब यहाँ पे x1 का मान रखें कितना आएगा, x1 आपका देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना, ये है। तो कैसे करेंगे, x1 के स्थान पे क्या आएगा, x आएगा। y2 कितना था भाई, y2 आपका 2 था, 2 माइनस y3 कितना था, 0 था, प्लस में x2 कितना है, x2 आपका 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे y3 कितना है, y3 0 है। y1 कितना है, y1 y है, ठीक है ना, प्लस में 7 x3 7 है, और y1 माइनस y2 मतलब क्या हुआ, y1 आपका y ही है और y2 आपका 2 है, बराबर 0। जब इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस में 7y माइनस में 14 बराबर 0। जब इसको टोटली सॉल्व करें कितना आएगा, x प्लस 3y माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x और y में संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर कौन सी थी, चौथी की का थी। अब देखते हैं चौथी की खा क्या कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए उसने क्या कहा है कि a जो है वो आपका क्या है, सॉरी 3a क्या है, न्यून कोण है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपका ये 3a है ये न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि ये जो 3a है ये 90 डिग्री से कम है, तभी तो न्यून कोण होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं, भाग कर दें दोनों पक्षों में 3 से, तो कितना आएगा, a इज लेस देन 30 डिग्री, मतलब a का जो भी मान आएगा वो 30 डिग्री से भी कम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका है, तो हम इसको कैसे लगाए, सवाल कह रहा है कि 3a सवाल नंबर खा है ये आपकी, कह रहा है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम साइन को क्या लिख दें, कास लिख दें, कास 90 डिग्री माइनस में 3a, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है ना। बराबर में कॉस क्या हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए कॉस से कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब एक काम करते हैं क्या, 26 डिग्री को इधर लाते हैं, तो 90 माइनस 26 था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 3a को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 3a, ठीक है ना। अब देखिए 9 2 11 116 डिग्री बराबर में 3 1 4 4a, तो a बराबर कितना आएगा, 4 इधर ट्रांसफर में आएगा, तो 116 डिग्री डिवाइडिंग बाई 4, 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 10 11, 4 9 36, 4 9 36, तो a बराबर कितना आया, 29 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा था कि a का जो भी मान होगा 30 डिग्री से कम ही होगा, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना आ गया, 29 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर आप ही को सी थी खा। अब देखते हैं सवाल नंबर का क्या कह रहा है कि यदि एक गोले का वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है ना,
तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम अगर यहाँ पे ग है, ये आपका क्या कह रहा है, गोले का, देखिए गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। और उसने दिया क्या है, उसने दिया है कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख दें, 36 पाई। ठीक है ना। अब देखिए काटेंगे इसको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो r² बराबर 9, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आपका 3 हो जाएगा। अब कि उसने क्या कहा कि गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3πr³ होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है। यहाँ पे फार्मूला लगाए तो कितना आएगा, 4/3 और पाई का मान लिख दें 22/7, तो गुणे में r का मान क्या लिख दें, r का मान अभी 3 आया था, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से 3 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। जब इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या कह रहा है। ये सवाल वैसे आपकी बार आएगा नहीं क्योंकि ये बहुपद में है, फिर भी देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + में 5 = 0 के मूल हों तो α² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर हमको पहले से पता हो तो हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा है इसके मूल, तो मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल, योग इंटू x प्लस में मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, गुणनफल बराबर 0। अगर मूल हमको पता हो तो ये आपकी सवाल नंबर घ है। ठीक है ना, चौथी की घ है। अब देखिए उसने अगर ये कह दिया तो अगर इसकी तुलना हम किससे करें, इससे करें, किससे, 2x² माइनस में 3x और प्लस में 5 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे तुलना करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब तुलना तो ऐसे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, तो काम करते हैं 2 को हम कॉमन लेकर भेज देते हैं उधर भाग में, तो क्या आएगा, x² - 3/2x प्लस में 5/2 बराबर 0। अब अगर इसकी और इसकी समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, तुलना करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल, तो मतलब ये क्या हुआ, हमारे मूल क्या थे, अल्फा और बीटा थे, मूल क्या थे, मूल अल्फा और बीटा हमारे मूल है। ठीक है ना, मूल है, तो देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोल रहा है, 3/2। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, मूलों का, अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या है, 5/2 मूल इसके स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। अब उसने पूछा क्या है, पूछा है कि अल्फा² बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लें, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बचेगा और प्लस यहाँ पे बीटा बचेगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2 था और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था, 3/2 था। अब इसका अगर गुणा कर दे कितना आएगा, 5 3 15/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान कितना आएगा, 15/4। तो ये आपकी सवाल नंबर घ थी। अब देखते हैं सवाल नंबर पांचवी सवाल क्या है, पांचवी सवाल कह रहा है कि समीकरण को हल करना है। तो देखिए कैसे, ये समीकरण है आपका, लिखते हैं यहाँ पे, पांचवी की का है, पांचवी की का में क्या है, कह रहा है कि 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 4 = 5 इंटू 2x + 1/x। इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं क्या कि 2x + 1/x बराबर t मान लें। क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर है ना, 2x + 1/x है, तो इसीलिए हमने इसको मान लिया t। अब देखिए ये समीकरण कैसे बनेगा, ये आपका बन जाएगा t² + 4 बराबर 5t। ठीक है ना, अब इसको इधर ला ले तो कितना आएगा, t² माइनस में 5t और प्लस में 4 बराबर 0। अब देखिए इसको करेंगे गुणनखंड, कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा t बराबर 1 और 4 गुणनखंड करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान रखें तो कितना आएगा, 2x + 1/x बराबर कितना आएगा 1, जब t का मान 1 रखेंगे, कब, जब, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब
t बराबर 1, तो पहले 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रख दिए यहाँ पे, तो कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x, इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका हो जाएगा -1, ठीक है ना। सॉल्व करने पर जब t बराबर आपका हो जाएगा कितना, जब t बराबर 4 हो गया तो कितना आएगा, 2x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 1/2, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कोई बहुत सिंपल सी सवाल है, कुछ नहीं है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सवाल में। क्या करना है, इसने दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि पाँचवीं की खा है, ठीक है ना, पाँचवीं की खा है, क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर कितना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो कितना आएगा, 1 प्लस सेक ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा, इसको पलटी मारें तो कितना आएगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडिंग बाई कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, कॉस ए आएगा बस, कॉस ए प्लस 1। अब एक काम करते हैं, दोनों अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। देखते हैं गा, सवाल नंबर गा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्गंतराल और बारंबारता है, विचलन विधि से हमको ज्ञात करना है। तो विचलन, देखिए विचलन विधि से ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको पहले क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले बना लेते हैं सारणी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो गया, और ये आपकी बारंबारता सारणी हो गई, ये आपका xi हो गया, ठीक है ना, और ये आपका ui बराबर क्या होता है, xi माइनस ए अपॉन एच, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया fi ui। देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, विचलन विधि से ज्ञात करना है, इसलिए हमको क्या करना है, कुछ मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य जिसे बोलते हैं, ए क्या है, कल्पित माध्य है, और एच क्या है, हाइट डिस्टेंस है, मतलब उछाल कितना है इसमें, ठीक है ना। देखो हम बताते हैं अभी, वर्गंतराल उसने क्या दिया, 0 से 10, दूसरा क्या दिया 10 से 20, तीसरा 20 से 30, ठीक है ना, और अगला क्या है 30 से 40 है, और अगला क्या है 40 से 50 है। बारंबारता क्या दे रहा है, 5 12 25, 5 12 25 10 8, 10 और 8, इसका योग कितना आएगा, इसका योग अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। यक्साई कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर भागे दो, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। 20 10 30 बटे 2 मतलब 15, इसका हो जाएगा 25, इसका 35, इसका 40, सॉरी 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 50 90 बटे 2 45, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ui कितना निकलेगा, यक्साई माइनस ए अपॉन एच, एक इसको माने एक इसको माने। देखिए यक्साई का जो बीचों बीच का होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो ए हमको इसको मान लें, इसको अगर हम ए मान लें तो कल्पित माध्य है, माध्य हम मानते हैं यक्साई का जो बीचों बीच का ये है। मान लीजिए 6 होता तो आप क्या करते, 6 का बीचों बीच कैसे निकालते, आप 3 को भी मान सकते थे, 4 को भी मान सकते, तो किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ए इसको मान लिया, अब जंप कितना है, एच क्या है, एच हम कैसे निकालेंगे, एच हमारा यहाँ पे 10 है, एच बराबर 10 हम लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये 0 से 10 10 से 20, इसमें जंप कितना है, उछाल मतलब अंतराल कितना है, 10 का है, इसलिए एच आपका क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे अगर ui हम निकालना स्टार्ट करें तो क्या आएगा, ui बराबर इस सब पे मान रखने पर निकालेंगे कितना आएगा, हमारा हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2, ठीक है ना। अब देखिए fi और ui, मतलब fi आपका क्या है, fi आपका ये होता है बारंबारता, ठीक है ना, और ui अभी जो निकाले थे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, माइनस में 10 और ये माइनस में 12, ये आपका 0, ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पूरा जोड़ने पर आपका आएगा 4। अब देखिए फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एक्स बार, हमको समांतर माध्य ही निकालना था। क्या होता है? ए प्लस एच ब्रैकेट में समेसन ऑफ, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, एफ आई यू आई डिवाइडिंग बाई क्या होता है? सिग्मा एफ आई। ठीक है ना। अब देखिए ए क्या था? ए हमारा 25 था, प्लस एच कितना था? 10 था, और समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना निकाले थे? क्या है? यही तो है। तो ये आपका हो जाएगा 4 और बटे ये आपका 60 था। इसको क्या बोलते हैं? समेसन ऑफ एफ आई बराबर, और ये क्या था? समेसन ऑफ एफ आई यू आई बराबर। ठीक है ना। अब देखिए कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 25 प्लस 2 बटे 3, 25 ने 75, 2 77, 77 बटे 3, और इसको सब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 25 दशमलव कितना आएगा? 67। ठीक है ना। ये सवाल नंबर आपकी क्या थी? ग। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर घ, जो कि अब की बार नहीं आने वाली है, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको आगे काम देगा। देखिए सवाल नंबर घ में क्या है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये फिगर मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका केंद्र है, केंद्र से होकर रेखा जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, और एक ऐसे जा रही है। ठीक है ना। अब देखिए ये कोण आपने 30 दे दिया है, ये कोण हमको निकालना है। ये आपका ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये आपका डी, हमको ये वाला कोण निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री हुआ। क्यों हुआ? ए सी बी ये आपका अर्धवृत्त, ये सेंटर देखिए केंद्र से होकर जा रही है, ये व्यास है, और व्यास के ऊपर या नीचे कहीं भी कोई कोण बन रहा है तो वो अर्धवृत्त में बना कोण होता है, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब देखिए अगर त्रिभुज एबीसी की हम बात करें तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना हुआ? ये कोण आपका हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर कितना आएगा? ये आपको हो जाएगा 90 9 3 12 120, 120 माइनस 180 माइनस 120 कितना आएगा? 60 डिग्री। तो ये कोण आपका 60 डिग्री। अब देखिए ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सारे जो कॉर्नर्स हैं वो आपके क्या है? वृत्त की परिधि पे हैं। तो मतलब ये और ये इन दोनों का योग। ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180। अच्छा कोण बी हमको पता है, कोण बी कितना है? 60 डिग्री, प्लस में ये कितना है? कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम ट्रांसफर कर दे कितना आएगा? कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर कितना आएगा? 120 डिग्री। मतलब ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। ठीक है ना। देखते हैं अगली सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा थी। ठीक है ना। ठीक है, और नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किमी वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो करना कुछ नहीं है, केवल सॉल्व करना है। देखिए हम मान लेते हैं, ये आपकी सवाल नंबर थी 6 की का 6 का है। देखो कैसे करते हैं। मान ली देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा होता है उसको हम पहले मानते हैं। क्या माना? धारा। ऐसे सवालों में हमेशा ऐसा ही किया जाता है। धारा की चाल हमने मान लिया क्या? x किमी प्रति हावर से। ठीक है ना। अब देखिए नाव की चाल, जो नाव है, नाव की चाल 15 किमी प्रति हावर से। ठीक है ना। यहाँ पर उसने दिया है शांत जल में, नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। ठीक है ना। अब देखिए हमको पता है क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। क्या? यहाँ पे काम ये कर लेते हैं कि वो 4 घंटे 30 मिनट की बात कर रहा है, तो 4 घंटे 30 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें कितना आएगा? 4 घंटे 30 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 4 + 1/2 आएगा, क्योंकि आधा घंटा। तो 4 दूनी 8 है, 9/2, 9/2 घंटा पूरी है। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, धारा की दिशा में जब जाएंगे तो क्या होगा? धारा की दिशा में जाने पर क्या होगा? x + 15 चाल, ये दोनों चाल ही तो है ना।
जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों की चाल जुड़ जाती है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे हवा, मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं और हवा जो है हमारी ही तरफ जा रही है, हमारी तरफ से होकर जा रही है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते से वो हवा भी जा रही है, तो हमारी स्पीड दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा, दूरी कितनी थी भाई, दूरी आपकी 30 किमी है, ठीक है ना, 30 दूरी बटे समय। समय देखिए, समय हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, समय मान लिया कि t है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक काम करें, t का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, t बराबर 30 बटे x प्लस 15, ठीक है ना। अब देखते हैं धारा के विपरीत दिशा में जाने पर क्या हो जाएगा। अब देखिए, नाव की चाल और विपरीत, एक दूसरे से विपरीत, मतलब हवा चल रही है हमारी तरफ और हम हवा की तरफ जा रहे हैं, तो हमको ढकेलेगा, मतलब रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, 30। अब भी दूरी वही है, 30 बटे कितना हो जाएगा। अब देखिए, टोटल 9 बटे 2 घंटे लगा है, तो हमने यहाँ पे टी माना है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 9 बटे 2 माइनस में टी, क्योंकि दोनों को जोड़े ना तो 9 बटे 2 ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 9 बटे 2 माइनस में टी किया है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9/2 माइनस टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 बटे 15 माइनस एक्स, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, t बराबर 9 बटे 2 माइनस 30 बटे 15 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस समीकरण और इस समीकरण में एक पक्ष बराबर, दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 बटे एक्स प्लस 15 और प्लस में 30 बटे 15 माइनस एक्स बराबर में, इस चीज़ को हम बराबर कर देते हैं उधर, बराबर के उधर, तो बाई 9 बटे 2 हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 5, ठीक है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि धारा की जो चाल थी वो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली सवाल क्या कह रहा है, सड़क के किनारे, ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस की है, और जहाँ तक ये सवाल जो है, ये सवाल अब की बार नहीं आएगी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ये सवाल हट गई है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान, मान लीजिए क्या है, ये एक सड़क है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हम मान लें कि ये आपकी सड़क की चौड़ाई है, सड़क का एक छोर ये है, दूसरा ये है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मकान है और यहाँ पे आपकी मीनार है। तो उसने क्या कहा, जब हम इसको देख रहे हैं शिखर से, मीनार के शिखर से इसके शिखर को जब देख रहे हैं तो कोण क्या बन रहा है, तो कोण बन रहा है आपका और नमन कोण, एक सेकंड, क्या कह रहा है, मकान के सड़क के दूसरी ओर मीनार से, ठीक है ना, आधार से अवनमन कोण कह रहा है, अवनमन कोण कितना कह रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और जब इसके आधार को देखा जा रहा है तो अवनमन कोण कितना है, तो अवनमन कोण 60 डिग्री का है, और इसने ऊंचाई मकान की दे दी कितना, 10 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो एक काम करते हैं क्या, कि यहाँ से यहाँ तक तो भाई 10 मीटर ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक कि हम मान लें कि ये h है। अब देखिए h प्लस 10 मीटर क्या हो जाएगा, ये पूरे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब लगाते हैं फार्मूला, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ABCDE, अगर हम बात करें किसकी, ABC, त्रिभुज ABC में, तो क्या आएगा, लंब। अच्छे यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ये सड़क की चौड़ाई नहीं पता है, तो एक काम करते हैं चौड़ाई x लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, h/x बराबर कितना आएगा, h/x। देखिए यहाँ पे ये जो आपका अनुमान कोण है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है, कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कोण आपका 45 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये कोण आपका कितना 60 है, तो ये आपका कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 45, तो मतलब h/x बराबर tan
45 डिग्री। तो एच बराबर कितना 1, सॉरी एक्स, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो एच अपान एक्स बराबर 1, तो एच बराबर एक्स। अब देखिए देखते हैं इस वाले त्रिभुज में ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, एच प्लस 10 बाई एक्स बराबर कितना आएगा tan 60 डिग्री। ठीक है ना, ये 10 था, सॉरी ये एच था, ये आपका 10 था, तो एच प्लस 10 बटे कितना एक्स लंब बटे आधार बराबर क्या tan थीटा। तो यहाँ पे एंगल क्या है 60 डिग्री। तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे देखिए, अब देखिए h प्लस 10 बराबर कितना आएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, और यहाँ पे x चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था h का मान। तो एक काम करते हैं x बराबर h रख देते हैं, तो h प्लस 10 बराबर h √3। ठीक है ना, अब देखिए इसको उधर लाएंगे तो कितना आएगा h माइनस h √3 प्लस 10 बराबर 0। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 13.6666 मीटर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर अगली क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, यदि इसका आयतन इतना हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ पे ये सवाल नंबर आपकी खा थी, यहाँ पे ये आपकी क्या है गा है। ठीक है ना, ये आपका एक क्या है शंकु है। ठीक है ना, उसने क्या कहा है कि ये जो आपकी ऊंचाई है और ये जो त्रिज्या है, इन दोनों में एक अनुपात है, क्या है 3:4 के अनुपात में। किसमें किसमें, त्रिज्या और ऊंचाई में। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 3x हमने मान लिया और ऊंचाई आपकी 4x। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसका आयतन, आयतन कितना इतना है, तो आयतन का फार्मूला हम लिख लेते हैं। देखो शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है ना, और जबकि उसने दिया है क्या 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, अच्छा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1/3 गुणे 3.14 और गुणे r देखिए यहाँ पे 3x। ठीक है ना, गुणे 3x और h के स्थान पे 4x बराबर कितना लिख आएगा 301.44। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x क्यूब बराबर क्या आएगा, देखिए x क्यूब बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब देखिए उसने पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। तो शंकु त्रिज्या यहाँ पे देखिए त्रिज्या आपकी 3x थी, तो यहाँ पे x का मान आ गया, तो 3x कितना आएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स, तो इम्प्लाइज दैट 3 इंटू एक्स का मान 2, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो उस शंकु की जो त्रिज्या होगी वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर अगले घा में क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए घा हम कैसे लगाएंगे, सवाल नंबर घा है। ठीक है ना, मान लीजिए संख्या क्या है, माना संख्या x y है, 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है ना, अच्छा उलटने पर यह संख्या कैसे बन जाएगी, उलटने पर यह संख्या पलटी मार जाएगी yx हो जाएगी। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अब उसने क्या कहा, दोनों संख्याओं, ये देखिए बनी संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, मतलब पहले सीधे फिर उसको संख्या को उलट दे रहे हैं, उसके बाद जोड़ रहे तो 66 आ रहा है। देखिए अगर इस संख्या को हमको लिखे तो कैसे लिखेंगे, ये इकाई ये दाएं पे है तो इसको 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, x y को क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अब संख्या पलट गई तो ये हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 10y प्लस एक्स बराबर कह रहा है 66 होगा, दोनों संख्या का योग, मतलब पलटने पर और सीधे रहे तब। तो यहाँ पे देखिए 10x और x 11x और प्लस में 10y और y कितना 11y बराबर 66। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 11 कॉमन 11 भाग में जाएगा तो 11 छक्का 66, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा
66 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि संख्या के अंकों का अंतर, कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, अब हमको अंतर ज्ञात करना है। देखिए अंतर कितना है, अंतर उसने कहा है 2 है, ठीक है ना। अब संख्या के का अंतर अगर हम करें तो कितना आएगा, x माइनस वाई। अंतर का मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या बड़ी संख्या को x माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब समीकरण ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, दोनों को सॉल्व कर दो। क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों को जोड़ देकर, अगर दोनों को जोड़ दे तो ये कट जाएगा, तो x 2x बराबर कितना, 6 2 8, x बराबर कितना 4 आएगा। अगर x बराबर 4 आ गया तो यहाँ पे रख दो आप x बराबर 4, तो कितना आएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 उधर जाएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो मतलब x बराबर 4 y बराबर 2, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये 4 2 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है, ठीक है ना। 24 भी हो सकती है, 42, क्योंकि हमने बड़ी संख्या क्या मानी है, x मानी है। अगर बड़ी संख्या y मानते तो क्या होता, y माइनस x होता, फिर दूसरा हो जाता, मतलब 42 और 24 दोनों हो सकता है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद ये है से दिया जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे करें, इसे ये सवाल सीरीज की है, जबकि ये कर चुका है, फिर भी आप देख लीजिए। उसने क्या दिया है, यनवा पद an दिया है, an बराबर कितना दिया, 3 + 2n, ठीक है ना। अब देखिए a1 क्या हो जाएगा, अगर n = 1 ले तो पहला पद आएगा, तो 3 + 2 × 1 मतलब 3 2 5। अगर n बराबर 2 लें तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 2 × 2, n के स्थान पे 2, तो 2 4 3 7 हो जाएगा। जब n = 3 ले तो a3 = कितना आएगा, 3 + 2 × 3, 3 दूनी 6 3 9। तो मतलब जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 5 क्या कह रहा है योगफल, तो 5 + 7 + 9 + अप टू सो ऑन, कितने पदों तक कह रहा है, कह रहा है 25 पदों तक। तो यहाँ पे लिख लो आप 25 पदों तक। तो अब इसका योग निकालना है, तो देखो क्या आएगा, S25 25 पदों का योगफल, तो 25/2 क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, तो कितना आएगा n/2 2a, 2a कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 2 2a प्लस n - 1, n मतलब 25 - 1 × d, d कितना है भाई, डिफरेंस 5 2 7 7 दोनों मतलब 2 का है, कितना आएगा 25/2, 5 दूनी 10 प्लस में 25 में से 1 गया 24, 24 × 2 मतलब 48, ठीक है ना। 25/2 और 48 10 58, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 कम 2 दूनी 4 और 2 9, ठीक है ना 18, कितना आएगा 25 × 29, 25 × 29 कितना होता है भाई, 25 × 29 जब हम करेंगे तो आएगा हमारा 725, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा थे भाई, सवाल नंबर आपकी 7वीं थी, 7 की ये का है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर, इसकी अथवा है करके, अथवा करके बहुत ही अच्छी सवाल है, इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है अभी। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की, लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, 7वीं सवाल है अथवा वाली। तो देखिए एक तो आपका ये हो गया आयत, हमको लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं है, दोनों निकालने तो काम करते हैं, लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को y। अब देखिए दूसरा फिगर कैसे बनने वाला है, दूसरा फिगर उसने क्या कहा है कि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दें। अच्छा यहाँ पे पहले x था, आप 2 मीटर की कमी कर दो तो x - 2, और क्या कह रहा है चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दो मतलब y + 2, यहाँ पे 2 बढ़ा दो, ठीक है ना। अब तीसरी स्थिति क्या है, एक स्थिति और बन रही है, क्या कह रहा है कि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दो और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दो तो y - 3, तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखिए कैसे, अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा x y, इसका क्षेत्रफल निकालें कितना आएगा x - 2 × y + 2, इसका क्षेत्रफल निकालें कितना आएगा y - 3 और x + 2, ठीक है ना। तीनों का क्षेत्रफल है।
लेकिन अब तीनों में एक खास बात है, क्या कह रहा है कि कैसे होगा ये, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि जो क्षेत्रफल है वो 10 मीटर बढ़ जा रहा है। इसका क्षेत्रफल पहले क्या था, ये था। सबसे पहले नेचुरल क्षेत्रफल हम इसको यही मानते हैं, लेकिन जब ये कंडीशन हुई तो क्या हुआ, क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ गया। अब देखिए ये इसका क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और y प्लस 2। अगर ऐसी कंडीशन हुई, ऐसी कंडीशन, तो जो क्षेत्रफल आया था, क्षेत्रफल क्या आया था भाई, पहले तो एक्स वाई ही आया था ना, लेकिन उस क्षेत्रफल में 10 मीटर की बढ़ोतरी हो जाती है, तो यहाँ पे 10 जोड़ दो। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अगर ये हुआ y माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर, अब क्या कर रहा है, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो क्षेत्रफल में 45 मीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे 45 मीटर मतलब एक्स वाई जो आपका क्षेत्रफल पहले का था उसमें 45 क्या हो गया, कमी हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा भाई, एक्स वाई माइनस में 2x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस में 10। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट होगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ये आपका सॉल्व होने के बाद x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और ठीक है ना, x 2y है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ला लें, तो x माइनस वाई माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आएगा, एक्स वाई और क्या आएगा प्लस में 2y माइनस में 3x माइनस में 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस में 45, ठीक है ना। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस में 3x माइनस में, इसको इधर ला लें तो कितना आएगा 39, वो भी प्लस में क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था, बराबर 0। अच्छा कॉमन वगैरह लेंगे तो कुछ होगा, कॉमन वॉमन लेने पहले 3x बाहर कर लो, इधर 3x माइनस का और प्लस में 2y प्लस में 39 इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, क्या इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करें कितना आएगा, 2x माइनस 2y माइनस में 14 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस में 3x और प्लस में 2y माइनस प्लस में 39 इज इक्वल्स टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, माइनस एक्स प्लस में 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 25, x बराबर 25, और ये मान उठा के किसी में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो y बराबर कितना आएगा 18 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी